नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है घर आए सास ससुर को बहू ने औकात दिखानी चाहिए। तो गाड़ियों से उतरते तोहफों की थाल देखकर बहुरानी और वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रामचरण जी अपने बेटे दीपेश से बहुत प्यार करते थे और दीपेश भी अपने माँ बाप का बहुत लाडला था। वह भी उन्हें उतना ही प्यार करता था। दीपेश के माँ बाप की कोई और औलाद नहीं थी, इसीलिए वे उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे और सर आँखों पर बिठाकर रखते थे। दीपेश ने अपने माँ बाप को जब शुरू शुरू में कहा था कि मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है, तब रामचरण जी और उनकी पत्नी अलकनंदा देवी का तो जैसे कलेजा मुंह को ही आ गया था। लेकिन रामचरण जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि अभी वह शहर नहीं जा रहा है, अभी तो वह 12वीं कक्षा में ही आने वाला है और जब तक उसकी 12वीं पूरी नहीं हो जाती तब तक तो वह कहीं जाएगा ही नहीं। इसीलिए तुम परेशान मत हो, अभी बहुत समय है। पहले उसकी 12वीं हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। परेशान हो जाती थीं उसके बारे में वे जब भी सोचती थीं। बेटे ने 12वीं के पहले ही निश्चित कर दिया था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करेगा, यानी कि अपने गांव से दूर स्थित किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ेगा। जब उसकी 12वीं की परीक्षाएं हो गईं और वह 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हुआ, तो उसने अपने माँ बाप से अपने एडमिशन की बात की। अलकनंदा जी अपने बेटे के प्यार में पड़कर उसे कहीं भी जाने से रोक रही थीं, लेकिन वहीं रामचरण जी ने खुद ही बात को समझते हुए अपनी पत्नी को भी समझाया कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह अपना भविष्य बनाने के लिए घर से बाहर निकलते ही हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई बुरी बात है। अगर हम उसे हमेशा ही अपने दामन से बांध कर रखेंगे तो वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही कभी बड़ा आदमी बन पाएगा। उसके लिए हमने जो सपने देखे हैं वह ना ही उन्हें पूरा कर पाएगा और ना ही अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। तुम समझ रही हो ना? अगर हमें अपने बच्चों को कामयाब बनाना है तो खुद से दूर भेजना होगा और फिर माँ बाप का तो काम ही होता है अपने बच्चों के भले के लिए खुद के दिल पर पत्थर रख कर अपने बच्चों को खुद से दूर भी भेजना पड़ता है। अब अगर यह जाना ही चाहता है तो इसे जाने दो, कोई बात नहीं, इसके साथ ज़बरदस्ती मत करो। और यह तो अच्छी बात है कि यह पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, वरना तो इसके साथ के बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना तो अब तक ढंग से पढ़ाई की है और ना ही आगे करना चाहते हैं, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। इसीलिए भगवान से दुआ करो कि तुम्हारा बेटा अपना भविष्य बनाना चाहता है और एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तुम समझ रही हो ना? बेचारी अलकनंदा जी आखिर क्या कर सकती थीं? ना चाहते हुए भी अपने बेटे के भविष्य के लिए उसे खुद से दूर भेजने की अनुमति दे दी। जब माता पिता की तरफ से अनुमति मिल ही चुकी थी तो उनका बेटा दीपेश अब पढ़ाई करने के लिए शहर की ओर चल दिया। उसने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया और शहर में पढ़ाई करने के लिए चला गया। दीपेश के पिताजी रामचरण जी की गांव में बहुत इज्जत थी। सब लोग उन्हें सम्मान देते थे और सब लोग उन्हें बहुत प्यार भी करते थे, क्योंकि वे गांव में सभी लोगों की मदद किया करते थे। यदि कभी किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वे उसकी मदद किया करते। यदि कभी किसी को पैसों की या फिर किसी भी तरह की मदद चाहिए होती तो वह अपने पास से उनकी हमेशा ही मदद किया करते। रामचरण जी यूं ही हमेशा उन लोगों की मदद करते, इसी के कारण बहुत से लोगों के लिए वह पूजनीय थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। इसी कारण उनके बेटे दीपेश को भी सब लोग बहुत प्यार करते थे। दीपेश जब से पढ़ाई के लिए बाहर गया
तब से अलकनंदा जी और रामचरण जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। फिर दोनों अकेले ही अपने घर में पड़े रहते। समय बीतता रहा। देखते ही देखते दिन महीने में बदले और महीने सालों में। यूं ही देखते जब कई साल बीत गए तो आखिरकार अब उनके बेटे की पढ़ाई पूरी होने का समय आ गया। इस कारण से दोनों ही माता पिता बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब उनका बेटा पढ़ाई करके उनके घर आ जाएगा। यह दोनों अक्सर ही आपस में बातें किया करते कि अब जब हमारा बेटा पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ जाएगा तो हम जल्दी ही उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे और अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देंगे। फिर परिवार में फिर से रौनक हो जाएगी और सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। फिर से यह घर खिल उठेगा जो कितने सालों से बिना दीपेश के वीरान सा हो गया है। अब उनके बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई तो उनका बेटा, जो कि पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद से अपने घर भी नहीं आया, वह अभी भी शहर में ही था। उसने फ़ोन पर अपने मम्मी पापा को अपने पास होने की खबर दे दी। जब उसने फ़ोन करके अपने मम्मी पापा को बताया कि वह पास हो गया है तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे कहा कि बेटा अब जल्द ही घर आ जाओ। हमारी आँखें तो जैसे तुम्हें देखने को तरस गई हैं। कितने दिन हुए तुम्हें बिना देखे हुए। तुम्हारे बिना यह घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सुनसान वीरान सा पड़ा रहता है। अब बस तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो ही चुकी है। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ ताकि इस घर में फिर से रौनक हो सके। दीपेश यह बात सुनकर कुछ चुप सा लगा गया और कुछ देर कुछ न बोला। दीपेश को यूँ शांत देखकर उसके माता पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? तब दीपेश ने कहा, हाँ मम्मी, वह दरअसल मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। यहाँ शहर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए मुझे यहीं पर ही। तभी वह अचानक से रुक गया और अपने मम्मी पापा से कुछ कहता कहता चुप हो गया और बोला कि मम्मी, जब मैं गांव आ जाऊंगा तब आपको सब कुछ समझा दूंगा। अभी मैं आपसे कुछ भी कहूँगा तो आप नहीं समझेंगे। दीपेश की बात ने उन्हें थोड़ा परेशान कर दिया और वह बार बार पूछने लगे कि आखिर बात क्या है जो तू हमें बताएगा और हम समझेंगे नहीं। फिर दीपेश ने बात को टाल दिया और कहा कि माँ, आप तो बहुत दिनों से मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी ना, तो बस आरती की थाल तैयार रखिए, मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ। 2 से 3 दिन में मैं घर पहुँच जाऊँगा और मैं अपने साथ अपने दोस्त को भी लेकर आ रहा हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? दीपेश की इस बात को सुनकर उन दोनों ने ही सोचा कि दीपेश का कोई दोस्त उसके गांव घूमना चाहता होगा, इसीलिए दीपेश उसे साथ लेकर आ रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दीपेश के दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वे तो खुशी खुशी अपने बेटे को कहने लगे कि ठीक है बेटा, तू अपने दोस्त को लेकर यहाँ आ जा, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही दीपेश 2 दिन बाद अपने घर आया तो उसकी माँ खुशी खुशी अपने बेटे की आरती उतारने लगी। दीपेश अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर आया था, पर जैसा उसके मम्मी पापा ने सोचा था, उसका वह दोस्त कोई लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी जो कि अपने सामान के साथ वहाँ आई थी। उस लड़की को देख वह पहले तो थोड़े से चौंके, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब बच्चे शहर में पढ़ते हैं तो लड़के हों या लड़कियां, जब सब साथ में पढ़ते हैं तो एक दूसरे से जानकारी भी हो ही जाती है और फिर एक दूसरे से बातचीत करने पर ही दोस्ती होती है। ऐसे में जब साथ पढ़ेंगे तो दोस्ती होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर इस बात को उन लोगों ने नज़रअंदाज किया। गांव के बाकी सभी लोग भी बहुत खुश थे जो दीपेश को अच्छी तरह से बचपन से ही जानते थे। वह लोग भी दीपेश के आने पर बहुत खुश हुए। अब दीपेश जब अपने उस दोस्त के साथ घर के अंदर चला गया तो खाना खाते वक्त दीपेश ने अपने माँ बाप को कहा कि मैं
आपको एक सच बताना चाहता हूँ। आप इस लड़की को सिर्फ मेरी दोस्त समझ रहे हैं, पर यह लड़की सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा है। दीपेश की यह बात उसके माँ बाप अलकनंदा जी और रामचरण जी को कुछ समझ नहीं आई, या फिर समझकर भी वह इस बात से नासमझ बनना चाहते थे। उन्होंने घृणा भरी नज़रों से अपने बेटे की ओर देखते हुए पूछा, मतलब कहना क्या चाहते हो बेटा? साफ साफ कहो, हमें कुछ समझ नहीं आया कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब दीपेश ने अपने मम्मी पापा को बताया कि दरअसल मम्मी पापा, मैं और दीप्ति दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं और तभी से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फर्स्ट ईयर में जब मेरा एडमिशन हुआ था, तब से मैं दीप्ति को जानता हूँ और उसके बाद से हम दोनों एक साथ ही एक कॉलेज में पढ़े हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन मैं कॉलेज के बाद दीप्ति से मिलने के लिए हॉस्टल में गया था, लेकिन मुझे वहाँ की वार्डन ने देख लिया, तो वह लोग पुलिस को बुलाने लगे। तब मजबूरी में मैंने और दीप्ति ने झूठ बोल दिया कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, हमारी शादी हो चुकी है और इसीलिए मैं इससे मिलने आया था। फिर उन लोगों ने मैरिज की बात पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने हमसे कहा कि यदि ऐसा है तो हमें सबके सामने यह साबित करना होगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तभी मजबूरी में मुझे दीप्ति की मांग भरनी पड़ी थी। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली, एक मंदिर में जाकर। जब दीपेश ने अपने माता पिता को अपनी और दीप्ति की सच्चाई बताई, तो कुछ पल के लिए तो रामचरण जी सदमे में ही चले गए। उन दोनों के मुंह से एक शब्द भी ना निकला और बुद्ध बनकर अपने बेटे की ओर देखने लगे। और कुछ देर जब वैसे ही बैठे रहे, तो अलकनंदा जी ने रामचरण जी के कंधे पर हाथ रखा, जिससे उनका ध्यान टूटा और जैसे एकदम से सपने से बाहर आए। खुद को संभालते हुए उन्होंने अलकनंदा जी की ओर देखते हुए इशारों से ही उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जो सुना वह सब सच था। आखिरकार वह बोल पड़ी कि बेटा, यह तू कैसा मजाक कर रहा है? हमारी कोई उम्र है यह सब मजाक करने की? तो उनका बेटा बोला, नहीं पापा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह बिल्कुल सच है। दीप्ति मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी कर ली है और अब हम दोनों साथ ही रहेंगे। आप दोनों इतने समय से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था और सोचा कि एक बार आपके पास आकर आपको सब कुछ बता दूं। इसीलिए यहाँ आकर सामने से आपको सब कुछ बताया है। उम्मीद है कि आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश करेंगे। रामचरण जी इस बात को सुनकर नाराज़ होते हुए बोले, तूने हमें पागल समझ रखा है क्या कि किसी भी लड़की को लेकर आ जाएगा और कहेगा कि यह तुम्हारी बहू है और हम उसे अपना लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही किसी भी लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। और फिर तूने एक बार भी इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे पूछना तो दूर, हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। आखिर तू ऐसा कैसे कर सकता है? हमें तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने तो तेरे हर सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन तू तो हमारे ही सपनों को तोड़ने पर तुला हुआ है। क्या क्या नहीं सोचा हमने तेरे लिए, लेकिन तूने हमारे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। आखिर क्या कमी छोड़ी थी हमने तेरे प्यार में? सब कुछ किया, जो तूने मांगा तुझे ला कर दिया, तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। एक बार कम से कम यह फैसला लेने से पहले हमसे पूछ तो लिया होता, हमें एक बार इस बारे में बता ही दिया होता। तो फिर तू क्या चाहता है? कौन सा हम तुझे रोक रहे थे? तेरी खुशी हमें अपनी खुशियों से भी प्यारी है, लेकिन नहीं, तूने तो हमें कुछ बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। रामचरण जी अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने उसे बहुत डांटा भी। और अपने बच्चों की ऐसी हरकत पर उसे डांटना स्वाभाविक सी बात है।
अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो निश्चित ही वह नाराज़ ही होगा। लेकिन इस बात को समझने की बजाय दीपेश उल्टा इस बात पर नाराज़ हो गया और उल्टा अपने पापा से बहस करने लगा। बातों बातों में उनकी बहस थोड़ी ज़्यादा हो गई और अब दीपेश गुस्से में चेयर से उठकर चला गया। उधर रामचरण जी ने भी खाना नहीं खाया और गुस्से में वे भी चले गए। अलकनंदा जी ने रात में रामचरण जी को समझाया कि उन्हें अब ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। दीपेश की शादी हो चुकी है और अब चाहे वह कुछ भी करें, यह सच बदला नहीं जा सकता। यह सच्चाई है कि दीपेश की शादी हो चुकी है। अब वह उसकी पत्नी है, उसका अपना परिवार है और अक्सर ही बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यह माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वह बच्चों को माफ़ कर दें। ऐसे में अगर हम भी उनसे मुंह मोड़कर बैठ जाएं, तो बच्चे बेचारे किसके सहारे रहेंगे। अब रामचरण जी को यह बात समझ आ चुकी थी और उन्होंने सोचा कि सुबह उठकर मैं अपने बेटे से बात कर लूँगा और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन हम निकाल ही लेंगे कि किस तरह से उन्हें अपनी बहू को गांव वालों से मिलवाना है, कैसे गांव वालों के सामने उसे लाना है। अब रामचरण जी यही सोचकर सो गए। अगले दिन जब उन दोनों की आंखें खुलीं, तब तक उनका बेटा घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वापस जा चुका था। अब जब उन दोनों ने अपने बेटे को पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन वह उन्हें नहीं मिला और जब उन्हें घर में उसके कपड़े और सामान भी नहीं मिला, तो वे लोग एकदम से घबरा गए कि अचानक हमारा बेटा कहाँ चला गया। वे दोनों बेचारे पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे, लेकिन उनका बेटा उन्हें नहीं मिला। उन्होंने अपने बेटे को कई बार फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका फ़ोन भी ऑफ जा रहा था। जाने कितनी कोशिश की उन्होंने अपने बेटे को ढूंढने की, लेकिन उन्हें उनका बेटा कहीं ना मिला। वह बेटा जो उनका इकलौता सहारा था, अचानक ही उनकी आंखों से ओझल हो गया और अब वे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे उसे कहाँ कहाँ ढूंढें और कैसे ढूंढें। कॉलेज जाकर उन्होंने अपने बेटे के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह नाकामयाब रहे। यूं ही बेटे की राह तकते तकते बेचारे अपना समय गुजार रहे थे। जब भी उन्हें किसी से पता चलता कि उनके बेटे के यार दोस्त वहाँ हैं, वह तुरंत ही उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाते, ताकि उन्हें कहीं से उनके बेटे का पता चल जाए। लेकिन किसी ने भी उसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। सबने यही कहा कि जब से उसकी पढ़ाई पूरी हुई है, तब से तो वह जैसे गायब हो गया है। उसने तो अपना नंबर तक बदल दिया। अब तो हमारी भी उससे कभी बात नहीं होती अंकल। यही जवाब सुन सुनकर बेचारे रामचरण जी थक चुके थे और अब तो दोनों की आंखें भी बूढ़ी होती जा रही थीं। बेचारों की नज़रों से ठीक से कुछ दिखता भी न था। बेटे की राह तकते रहते। एक दिन उनके एक जानकार उनसे मिलने के लिए उनके घर आए हुए थे। साथ ही उनका बेटा भी था। बात बातों में उन्होंने अपने उन जानकार से बात की, अपने बेटे के बारे में बताया और बताया कि किस तरह उनका बेटा गायब हो गया है। जब भी अपने दोस्त को वह यह सब बता रहे थे, तो उनके बेटे ने भी उनकी बातें सुन लीं और उनकी बात सुनकर उनके बेटे ने कहा कि अंकल, आखिर आपका बेटा दिखता कैसा है? आप मुझे उसकी फ़ोटो दीजिए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तब रामचरण जी अपने बेटे की फ़ोटो उस लड़के को दिखाते हुए कहने लगे कि बेटा, फ़ोटो तो तुम देख लो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ है, किसी गांव में है या किसी शहर में है, तो मैं उसे कहाँ ढूंढूं। इतना कहते कहते रामचरण जी ने अपने फ़ोन में फ़ोटो निकालकर उस लड़के के आगे कर दी, तो वह लड़का फ़ोटो देखते ही चौंक गया और बोला,
अरे अंकल, यह लड़का तो इस शहर में ही है जिस शहर में मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपने कॉलेज जाते वक्त इसे कई बार एक कंपनी के बाहर खड़े हुए देखा है। यह शायद वहाँ काम करता है और जानता भी हूँ मैं इसे इसीलिए क्योंकि एक बार मैं जब अपने कॉलेज जाते वक्त बहुत जल्दबाजी में था और शायद यह कुछ सामान लेकर सामने से आ रहा था और मेरी गलती से इससे टक्कर हो गई और इसका सारा सामान नीचे गिर गया। लेकिन मैंने इससे माफ़ी मांगकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। तब से आते जाते वक्त मैंने इसे कई बार देखा है। उस लड़के के मुंह से यह बात सुनकर रामचरण जी के मुंह पर खुशी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह खुश होते हुए बोले, क्या सच में बेटा, तुम जो कह रहे हो वह सच है क्या? क्या सच में तुम मेरे बेटे से मिले हो? तब वह लड़का बोला, हाँ अंकल, फ़ोटो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि यह वही लड़का है। बाकी मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता, ना ही कभी कोई बातचीत हुई है। लेकिन जब आपने इतनी जगह अपने बेटे को ढूंढा है तो एक बार मेरे कहने से आप वहां जाकर देख लीजिए। क्या पता आपका बेटा कैसा है और जिसे मैंने देखा है क्या वही आपका बेटा है और कोई और तो नहीं है। उस लड़के की बात रामचरण जी को समझ आ चुकी थी और उन्होंने अपनी पत्नी सहित उस लड़के के साथ शहर जाने का निश्चय किया और अगली सुबह वह अपनी पत्नी को लेकर शहर की ओर चल दिए। उन्होंने शहर जाकर देखा तो एक बड़ी कंपनी के बाहर उस लड़के ने उन्हें जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अंकल, मैंने उस लड़के को यहीं देखा है, आप यहीं इंतज़ार कीजिए, वह किसी भी वक्त यहाँ आ ही जाएगा। बहुत देर तक रामचरण जी वहीं पर अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे और थोड़ी देर बाद उनका बेटा एक कैब से उतरा और जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर वह जाने लगा वैसे ही रामचरण जी ने उसे आवाज़ देकर पुकारा, दीपेश, कैसा है बेटा? एक आवाज़ में ही दीपेश ने अपने पिता की आवाज़ को पहचान लिया। जैसे ही उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी वैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसके सामने उसके पिताजी खड़े हैं। इतने वर्षों बाद अपने पिता को अपने सामने देखकर दीपेश खुशी के मारे रोने लगा और दौड़ता हुआ आकर अपने पिता के सीने से लग गया। रामचरण जी भी इतने दिनों बाद अपने बेटे को अपने इतना पास पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। अपने बेटे को वे वापस पा चुके थे। उसे अपने इतना पास पाकर खुशी के मारे उनकी आँखों से आंसू बहे जा रहे थे। दोनों ही पिता और बेटे रोए जा रहे थे। इतनी ही देर में छाया में खड़ी हुई अलकनंदा जी भी आगे आ गईं और वे भी अपने बेटे को निहारने लगीं और प्यार से वे उसके चेहरे पर हाथ फिराती हुई बोलीं, बेटा, कहाँ चला गया था तू हमें छोड़कर? तुझे हमारी याद नहीं आई? तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि तेरे बिना हमारा क्या होगा, कैसे रहेंगे हम तेरे बिना? बेटा, तेरे अलावा हमारा आखिर था ही कौन? और फिर तू भी बिना बताए, हमें बिना कुछ कहे हमें छोड़कर यहाँ चला आया। आखिर किसके सहारे? बता, आखिर क्या सोचा था तूने? गुस्से में वे अपने बेटे को डांटने लगीं तो रोता रोता दीपेश अपनी माँ के गले लग गया और माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं आप लोगों से कभी भी दूर नहीं जाऊंगा, कभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब रामचरण जी और उनकी पत्नी अलकनंदा जी, वह उन दोनों को अपने माता पिता रामचरण जी और अलकनंदा जी को गले लगाकर दीपेश रोने लगा तो वे उसे चुप कराते हुए रामचरण जी बोले, बेटा,
एक बार हमसे बात तो कर ली होती। माना मैं उस समय गुस्से में था, पर तूने तो एक दिन का भी मौका नहीं दिया कि मैं खुद को समझा सकूं। तू तो हमें यूं ही छोड़कर चला आया। तू तो चला आया, पर तेरे जाने के बाद हमारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो गई थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुझे, जहाँ जिसने बता दिया बस हम वहीं चल पड़े। कितना ढूंढा हमने तुझे, कितनी मिन्नतें की, गांव गांव शहर शहर तुझे ढूंढते फिरे। तेरे सब यार दोस्तों के घर पर पहुँचे, पर किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। हम तो पागल हुए फिर रहे थे और तुझे वापस पाने की उम्मीद लगभग खो ही चुके थे कि वह तो ईश्वर की कृपा थी कि तू हमें वापस मिल गया, वरना हम दोनों तो यूं ही मर जाते। वे दोनों इतने बरसों बाद अपने बेटे को पकड़कर बस रोए जा रहे थे। अब दीपेश ने उन दोनों को शांत कराया और उन्हें चुप कराकर उस दिन उसने ऑफिस से अपनी छुट्टी ली और छुट्टी लेकर वह अपने माँ बाप के साथ उन्हें लेकर सीधा घर पहुँचा। घर पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी दीप्ति ने दरवाज़ा खोला। दीपेश शहर में ही एक फ्लैट किराए पर लेकर रहता था और वह एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करता था। लेकिन वहीं दीपेश के माँ बाप, जो कि गांव में ही रहा करते थे, बेटे के घर छोड़कर चले जाने के बाद उन दोनों की ही स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। उन्हें अपने खाने पीने का होश न रहता। उन्हें न अपने खाने का होश रहता, ना पीने का, ना ही कपड़े लत्ते का। पहले जो बाबूजी बने घूमते थे, वहीं आज फटे पुराने से गंदे से कपड़े पहनकर घूमते रहते। कहीं भी कोई भी कह देता तो बस यूं ही चले जाते। जो इंसान पहले बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहना करता था, वह अब यूं ही सलवटों के धोती कुर्ते पहने घूम रहा था। दीपेश के पिताजी जैसे कपड़ों में बैठे हुए थे अपने घर पर, वह वैसे ही कपड़ों में उठकर अपने बेटे से मिलने के लिए शहर आ गए थे। तो जैसे ही दीपेश की पत्नी दीप्ति ने दरवाज़ा खोला, वह दीपेश के साथ उन दोनों बुजुर्गों को देखकर थोड़ी चौंक सी गई। फिर दीपेश ने कहा, पहचाना नहीं? देखो, यह मेरे मम्मी पापा हैं। तुम तो इन्हें भूल ही गईं। तब वह बोली, यह तुम्हारे मम्मी पापा हैं? मैंने पहचाना ही नहीं। तब अलकनंदा जी बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी एक ही बार तो मिली है हमसे, और वह भी रात आई और सुबह चल दी, तो कितना ही जान पाई थी। इतना इंसान को कहाँ ध्यान रहता है। दीप्ति एकदम से अपने नाक मुँह चढ़ाने लगी और इस वक्त उसकी कुछ सहेलियाँ उससे मिलने के लिए उसके घर पर आई हुई थीं और अपने सास ससुर को ऐसे वेश में देखकर उसने अपनी सहेलियों से उन्हें मिलवाया नहीं। लेकिन दीपेश जब अपने मम्मी पापा को कमरे में लेकर जा रहा था, तो उस वक्त दीप्ति की सहेलियों ने जब उससे पूछा कि दीप्ति, यह दोनों कौन हैं, तो दीपेश ने उन्हें बता दिया कि यह हमारे मम्मी पापा हैं। तब दीप्ति को अपनी सहेलियों के सामने बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने अभी उसे कुछ नहीं कहा। वहाँ से वह चुपचाप चली गई और अपने सास ससुर को कमरे में ले गई और उन्हें चाय पानी दिया। इस बार तो जाने कैसे वह शांत रह गई थी। दीपेश ने उसे समझाया कि वह एक दो दिन साड़ी ही पहनकर रहे, जब तक उसके माँ बाप गांव में नहीं चले जाते, बस तब तक के लिए। उसके बाद जो चाहे वह पहनकर घूम सकती है। तब दीप्ति ने मन मारकर 2 दिन साड़ी पहन तो ली, लेकिन मन ही मन अपने सास ससुर को वह कोसती रहती। अभी उसके सास ससुर को आए हुए यहाँ दिन ही कितने हुए थे? 2 ही दिन तो हुए थे बस, और आज तीसरा दिन था और इतने में ही बस
दीप्ति उकता गई और उससे अपने सास ससुर की सेवा नहीं की जा रही थी। फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। जब दीप्ति तब उसकी सहेली उससे कुछ कह रही थी, तब वह अपनी सहेली से कहने लगी, क्या करूं यार, मैंने इन लोगों को थोड़े ही ना बुलाया था, बेशर्मों की तरह खुद चले आए हैं। इतना भी नहीं सोचते कि हाथ हिलाते हुए यूं ही चले जा रहे हैं, कुछ लेकर ही चलें। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या करूं। तुझे पता है, अभी कुछ दिन पहले जो वे लोग आए थे, तो उस टाइम मेरी सहेलियां आई हुई थीं और इन लोगों की वजह से उनके सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई जिसका कोई जवाब नहीं। बिल्कुल गंवार है, गंवार। न रहने की तमीज़ है, ना खाने पीने की। कपड़े लत्ते इतने गंदे, इतने बड़े, इतनी बेकार और बदतमीज़ी से रहते हैं कि क्या ही बताऊं। समझ नहीं आता यार, दीपेश उन लोगों को घर में लेकर क्यों आया। अरे माँ बाप तो ठीक है, ऑफिस के बाहर ही कुछ खिला पिला कर इन्हें वहीं से इनके गांव क्यों नहीं भेज दिया। मुझे तो लगता है कि अब इन लोगों का रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, इसीलिए यहाँ आकर पड़ गए हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने तो सोचा था कि 1-2 दिन रुकेंगे, पर आज तीसरा दिन हो गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, बेशर्मों की तरह पड़े हुए हैं। दीप्ति की यह सारी बातें रामचरण जी ने सुन लीं और यह सारी बातें सुनकर जैसे उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भरे गांव के सामने किसी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। उन्हें अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी, और होती भी क्यों ना। जो इंसान अपने गांव में जाना माना नामी आदमी था, जिसकी अच्छी खासी खेती बाड़ी थी, वह इंसान अपने लिए ऐसी ओछी बातें सुनकर बेइज्जती तो महसूस करता ही ना। जो इंसान खुद से और लोगों के घर का लालन पालन करता है, उस इंसान को खाने की भला क्या कमी। अपनी बहू की बातें सुनकर उन्होंने अलकनंदा जी को कहा कि सुनो, अब तुम यहाँ बसने का मत सोचो, 2 दिन बेटे के घर में रह लिए ना, इतना ही बहुत है। अब उठो, चलो घर चलते हैं। अलकनंदा जी ने मना किया, लेकिन रामचरण जी दोपहर में ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पर आ गए। दीपेश को कोई बात समझ नहीं आई कि अचानक से उसके माँ बाप ऐसे कैसे चले गए। उसने अपने माँ बाप से फ़ोन पर जानने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। यह सोचकर कि खामोखा बेटे के परिवार में कलेश मचेगी, वह भी उन लोगों के कारण, तो वह अपने बेटे को झूठा बहाना बनाने लगे कि बेटा, हम लोग गांव में रहे हैं शुरू से, तो इसीलिए हमारा गांव में मन लगता है, शहर की हवा हमें रास नहीं आती, बस इसीलिए तुम्हारी माँ का मन नहीं लगा तो हम यहाँ चले आए। ठीक है, और कोई बात नहीं है। दीपेश मन मारकर इस बात को मानकर बैठ गया। अब दीपेश का 2 साल का बेटा था और इस बार उसके जन्मदिन पर दीपेश ने अपने माता पिता को न्योता भेजा और जन्मदिन पर 2 दिन पहले ही आने को कहा, लेकिन रामचरण जी कुछ सोचकर रुक गए और उन्होंने अपनी पत्नी को भी 2 दिन पहले नहीं जाने दिया। अब जन्मदिन वाले दिन रामचरण जी और उनकी पत्नी अपने घर से तैयार होकर अपने पोते के जन्मदिन में जाने के लिए निकल गए। उधर उनकी बहू, जो कि अपने सास ससुर को बुलाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, ना ही वह उनसे मिलना चाहती थी, वह तो अपने सास ससुर के आने की बात सुनकर ही नाक मुंह चढ़ा रही थी। पर दीपेश से बोली कि अपने माँ बाप को यहाँ मत ही बुलाते, खामोखा यहाँ इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती होगी। तुम्हारे ऑफिस के तुम्हारे सीनियर जूनियर सब लोग आए हुए हैं और मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाओगे। दीप्ति दीपेश को सुना रही थी कि इतनी ही देर में चमचमाती हुई गाड़ी दीप्ति के घर के बाहर आकर रुकी। दीप्ति इससे पहले कुछ समझ पाती कि एक के बाद एक तोहफे की थाल लेकर
8-10 नौकर उसके घर के अंदर चले आए। यह सब देखकर दीप्ति भी चौंक गई और दीपेश भी, कि आखिर कौन है जो इतने सारे तोहफे लेकर आया है। अब सब लोगों की नज़रें दरवाजे की ओर टिकी हुई थीं। दीप्ति और दीपेश दोनों के जितने भी मेहमान आए हुए थे, वे सभी लोग दरवाजे की ओर देखे जा रहे थे कि आखिर यह कौन है जो इतने सारे गिफ्ट लेकर आया है। कि तभी चमचमाती हुई बनारसी साड़ी में अलकनंदा जी और सफारी सूट पहने हुए रामचरण जी दरवाजे से अंदर आए, जिन्हें देखकर सभी लोगों की आंखें चौड़ गईं। वे सोचने लगे कि आखिर ये कौन है, और सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और दीप्ति से पूछने लगे कि दीप्ति, यह इतने अमीर आदमी आखिर कौन है? कौन है ये तुम्हारे? दीप्ति खुद भी अपने सास ससुर को इस तरह से देखकर चौंक गई थी, क्योंकि उसे अब तक अपने सास ससुर की हैसियत का अंदाज़ा नहीं था। दीप्ति ने जब उन्हें इस रूप में देखा तो वह खुद भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, और अपनी जिस दोस्त से उसने फ़ोन पर वह सब बातें कही थीं, तभी उसकी वह दोस्त आगे आई और उससे बोली, तू उस दिन मुझसे फ़ोन पर जाने क्या बकवास कर रही थी? तेरा दिमाग तो नहीं चलने लगा ना, या पागल होने लगी है? पता नहीं कैसी बातें करती है। इन दोनों बुजुर्गों को देखकर कोई कह सकता है क्या कि यह फटीचर हैं? अरे करोड़ों के मालिक होंगे, देखने से ही पता चलता है। इतने सारे तोहफे और इतने महंगे और इतने कीमती कपड़े और जेवर पहने हैं इन आंटी जी ने। खैर, यह सब छोड़, अब उन्हें लेकर भी आ यहाँ पर, या फिर वह बाहर ऐसे ही खड़े रहेंगे। दीप्ति झटपट दौड़कर गई और अपने सास ससुर को अंदर बुलाकर लाई और अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। पूरे जन्मदिन में, पूरे फंक्शन में सभी लोगों की नज़रें रामचरण जी और उनकी पत्नी अलकनंदा जी पर टिकी हुई थीं। अब जब फंक्शन पूरा हुआ तो सब लोग वापस चले गए, और सब लोगों के जाने के बाद अलकनंदा जी और रामचरण जी बोले कि ठीक है बेटा, अब हम भी चलते हैं। तब दीपेश बोला कि कहाँ चलते हैं बाबूजी? आपने तो हद कर दी, बिल्कुल मेहमानों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप तो घर के इंसान हैं। एक तो आप पहले ही समय से नहीं आए, इतना लेट आए हैं, ऊपर से आपको जाने की इतनी जल्दी लगी है। 2-4 दिन रुक जाइए ना, मेरा भी मन लग जाएगा। तब रामचरण जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, हम दोनों यहाँ नहीं रुक सकते। तब दीपेश बोला कि क्यों नहीं रुक सकते? दीप्ति, तुम ही कहो ना पापा को कि रुक जाएं, क्या पता वह तुम्हारी बात समझ जाएं। तब दीप्ति ने अपने सास ससुर से कहा कि मम्मी पापा जी, आप लोग 2-4 दिन रुक जाइए ना, मुन्ने का भी मन लगा रहेगा और आप उसे खिला लीजिएगा। वह ठीक से आपको जानता भी नहीं है, इसी बहाने जान जाएगा। 2-4 दिन रुक जाइए ना। तभी रामचरण जी ने दीप्ति की ओर देखते हुए कहा, नहीं बेटा, हमारे घर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और ना ही हम इतने बेगैरत हैं कि हम यहाँ पड़े रहें। दीपेश को यह बात समझ नहीं आई कि उसके पिता ने यह बात आखिर क्यों कही है, लेकिन दीप्ति यह बात सुनते ही समझ गई कि उसके ससुर ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। दीप्ति की नज़रें शर्म से नीचे हो गईं और वह बोली, ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबूजी? तब रामचरण जी बोले कि बेटा, तुम समझ तो रही हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हर बात को सबके सामने कहना ज़रूरी तो नहीं। तो अब तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हम दोनों का क्या है, जैसे अब तक अपना जीवन गुजार रहे थे वैसे ही गुजार लेंगे। क्यों अलकनंदा जी, सही कहा ना मैंने? अलकनंदा जी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों पति पत्नी वहाँ से वापस जाने लगे। लेकिन दीपेश ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और कहा, क्यों पापा मम्मी, आप लोगों ने बस दीप्ति को समझाया कि आप यहाँ क्यों नहीं रुक सकते, लेकिन मुझे कौन बताएगा कि आप यहाँ क्यों नहीं रुक सकते? बात क्या है पापा, बताइए मुझे। तब रामचरण जी बिल्कुल चुप खड़े हो गए। तब उसने दीप्ति की ओर तिरछी नज़रों से घूरते हुए कहा, दीप्ति, मुझे तुम बताओ कि बात क्या है।
क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है? मुझे बताइए कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तब भी दीप्ति ने कुछ नहीं कहा। जब गुस्से में दीपेश ने चिल्लाकर कहा कि दीप्ति, मुझे सच जानना है कि आखिर सच क्या है। तब दीप्ति ने डर के मारे रोते रोते उसे सारी सच्चाई बता दी। दीप्ति की यह बात सुनकर दीपेश गुस्से से बौखला गया और उसे थप्पड़ मारने को उसकी ओर बढ़ा, लेकिन रामचरण जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा, हमारे घर के मर्दों को हम यह सीख नहीं देते कि वह अपनी पत्नियों पर हाथ उठाएं। खबरदार जो आज के बाद बहू पर हाथ उठाया तो। और जहाँ तक बात रही इसकी उन बातों की, तो जितना यह हमें जान पाई इसने उतना ही कहा। लेकिन क्या करें, हम तो इज़्ज़त वाले इंसान हैं ना, तो बस किसी की बातें बर्दाश्त नहीं हो पाई और इसीलिए हम चले गए। अब दीप्ति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर अपने सास ससुर से माफ़ी मांगी। वह उनके पैरों में गिरने लगी तो उसके ससुर जी ने अपनी बहू को उठाया। उसे पैरों से उठाते हुए बोले कि बेटा, तुम्हें इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने, तुम हमारे लिए हमारी बेटी के समान हो। तब दीप्ति ने उनसे कहा कि अगर बेटी के समान हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए पापा जी, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको गलत समझा। मुझे आपके बारे में, आपकी इज़्ज़त और हैसियत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब रामचरण जी ने कहा कि बेटा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी हैसियत कितनी है कितनी नहीं। अब तुम्हें पता चला कि हम अमीर हैं, हमारे पास पैसे धेले की कोई कमी नहीं है, तो केवल इसीलिए तुम हमारी इज़्ज़त करोगी? यह बात तो सही नहीं है ना। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होने चाहिए, इंसान की कदर करनी चाहिए। यदि हमारे पास पैसे नहीं होते तो तुम हमारी कदर नहीं करती, यही कहना चाहती हो ना तुम? तब दीप्ति हाथ जोड़कर ना में गर्दन हिलाती हुई बोली, नहीं नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उस दिन ज़्यादा बोल गई अपनी सहेली से। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब रामचरण जी ने दीप्ति को समझाया कि बेटा, जिस तरह एक औलाद को अपने माँ बाप की हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वह अमीर है या गरीब है, चाहे वह पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, ठीक उसी तरह एक बहू को अपने सास ससुर की और एक दामाद को भी अपने सास ससुर की उतनी ही इज़्ज़त करनी चाहिए, उतना ही सम्मान देना चाहिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जेब में कितने पैसे हैं या वह कितने पढ़े लिखे हैं। इंसान की हैसियत देखकर ही उन्हें मान सम्मान देना, उनके रिश्तों का कोई मोल न करना इंसानियत की पहचान नहीं है। असल में आप एक असली इंसान, एक अच्छे इंसान तभी कहलाएंगे जब आप ऊंच नीच या पैसों की हैसियत को भूलकर रिश्तों को सम्मान देना शुरू करें। समझे बेटा? दीप्ति अब यह बात अच्छे से समझ चुकी थी और बोली कि जी पापा जी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी किसी के साथ नहीं दोहराऊंगी। मैं आपकी बात अच्छे से समझ चुकी हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि दीप्ति के साथ आप लोग भी यह बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि रिश्ते पैसों के और धन दौलत के मोहताज नहीं होते। जहाँ सिर्फ पैसे की कदर हो पर इंसान की कदर ना हो, तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? नहीं ना। जहाँ आपको कोई पानी तक ना पूछे लेकिन वैसे वह लोग बहुत अमीर हों, तो क्या आप ऐसे लोगों के पास रहना पसंद करेंगे? नहीं ना। इसका मतलब जब आप इज़्ज़त पाना पसंद करते हैं तो सबसे पहले लोगों को इज़्ज़त देना सीखिए, तभी दूसरे भी आपको इज़्ज़त और प्यार और सम्मान देंगे। पैसा बाद की चीज़ है, पहली चीज़ होती है इंसानियत, जो कि हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में। और कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें
और दी गई मेल आईडी पर आप भी हमें अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में, ऐसी किसी भी कहानी के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम उस कहानी को दुनिया को बता सकें।